हेलो स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड स्टडीज़ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सार्थक की बुक के सॉल्यूशंस की एक वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं और ये उसी क्रम में एक अगला वीडियो है जो यूपी पॉलीटेक्निक में अप्लाइड मैथ्स थर्ड चलता है सब्जेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पॉलीटेक्निक में थर्ड सेमेस्टर में सभी ब्रांचेस में अप्लाइड मैथ्स थर्ड नाम का सब्जेक्ट चलता है। तो उस सब्जेक्ट की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 32 तक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम पिछले वीडियोस में दे चुके हैं और आखिरी ये वीडियो सीरीज़ का ये वीडियो है जिसमें कि हम ये एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे। आज की एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर के और 38 तक के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से लाभ अवश्य उठाएंगे। इसे पूरा देखिए, एक एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराया गया है और इससे आपको काफ़ी स्टडीज़ में मदद मिलेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है 1/√3 1 1 प्लस आई 1 माइनस आई माइनस 1 और कह रहा है इसको ये एकिक आव्यूह है। तो अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एकिक आव्यूह होता क्या है। तो एकिक आव्यूह की डेफिनेशन हमने थ्योरी क्लासेस के वीडियो में अच्छे से समझाई है। ध्यान दीजिए, थ्योरी क्लासेस में जो डेफिनेशंस हैं डिफरेंट मैट्रिसेस की, उसके लिए हमारे करीब 2-3 लेक्चर 4 लेक्चर चले हैं उसके अंदर। तो काफ़ी डिटेल में समझाया गया है, नोट्स भी बनवाए गए हैं। तो आप उनको रेफ़र करें, चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके मिल जाएंगे आपको, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा मैं उसका लिंक। यहाँ पर आपको एकिक आव्यूह के बारे में बात करनी है। तो देखिए एकिक आव्यूह का कंडीशन जो है वो ये है कि ये यहाँ पे लिखी भी है कि तो मैट्रिक्स और उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो होता है, इनका प्रोडक्ट आई अगर आ जाता है तो हम कहेंगे कि दिया हुआ मैट्रिक्स जो है वो हमारा एकिक है। तो अगर आपको ये डेफिनेशन ध्यान है एकिक आव्यूह की, तो आप इसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। और अगर आपको यही नहीं मालूम है कि एकिक आव्यूह के लिए क्या कंडीशन होती है, तो आप ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, पेपर में आती भी हैं डेफिनेशंस और उनके ऊपर ही क्वेश्चंस ज़्यादातर बेस्ड हैं। तो इसीलिए आप वो थ्योरी वीडियोस, आप ये मत सोचिए कि बुक में 2-3 पेज में दे दिया है और यहाँ पर इसके 2-3 लेक्चर्स हो गए हैं जा करके। वो जितना डिटेल में आप समझेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो देखिए गिवन मैट्रिक्स हमारे पास ए थी, हमने इसका पहले कॉन्जुगेट निकाल दिया, यानी कि जहाँ जहाँ आई है उसका साइन चेंज कर दिया। ये देखिए 1 है तो कोई चेंज नहीं होगा, -1 है तो भी कोई चेंज नहीं होगा, 1 प्लस आई है तो केवल आई का साइन चेंज करेंगे, यानी कि 1 माइनस आई आ जाएगा। और यहाँ पर 1 माइनस आई है तो केवल आई का साइन चेंज करेंगे तो 1 प्लस आई आ जाएगा। तो जब आपके पास इसका कॉन्जुगेट निकल गया तो आप क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेने के लिए क्या होगा, देखिए नंबर तो एज इट इज़ रहेगा, पहली वाली जो रो है उसको आप पहला कॉलम बना दें। आप जब भी इसको देखें तो इसी नज़र से देखें। ये देखिए एक लाइन ऐसी इमेजिन कर लीजिए, इस लाइन को मुझे ये करना है और दूसरी वाली लाइन को मुझे दूसरा कॉलम करना है। तो इस तरह से रो कॉलम में चेंज हो गए। अब इसके बाद आपके पास देखिए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज भी आ गया है और आपके पास मैट्रिक्स भी थी। तो हम कंडीशन चेक करते हैं कि ए बार टू द पावर टी इंटू ए क्या आता है। तो हमने ए बार टू द पावर टी की वैल्यू रख दी, यानी कि ट्रांसपोज की वैल्यू रख दी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की, और मैट्रिक्स की वैल्यू ये रख दी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब आप फेमिलियर हो चुके हैं। 1/√3 1/√3 का तो 1/3 हो गया। और इसमें देखिए 1 × 1 यानी कि 1, फिर 1 माइनस आई और 1 प्लस आई, तो उसका थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो a² माइनस b² का फॉर्मूला 1 माइनस आई² ही लगा दिया है, ठीक है ना। उसके बाद इसी तरह से पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, फिर दूसरी रो को उठा के पहले कॉलम से करेंगे तो ये आएगा, दूसरी रो को ही दूसरे कॉलम से करेंगे तो ये आ जाएगा। एक रो में आप ये ध्यान रखिए, रो वही रहती है, पहली रो लेंगे तो उससे मल्टीप्लाई की पहली रो बनेगी, दूसरी रो लेंगे तो उसके डिफरेंट कॉलम से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो के डिफरेंट एलिमेंट्स बनेंगे। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आई² की वैल्यू -1 होती है, वो डाल देंगे आप यहाँ पे। तो -1 डालने से देखिए 1 + 1 + 1 3 हो गया। यहाँ पे सब कट जाएंगे, ये 0 आ जाएगा, ये भी सब कट जाएंगे, 0 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 और बाहर भी देखिए 3 हो चुका है। तो आप या तो ऐसा करें 3 से अंदर डिवाइड कर दें सब में, या फिर 3 कॉमन ले लें तो वो कट जाएगा, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो देखिए 3 कट गया है, हमारे पास 1 0 1 0 ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स आ चुकी है। और हम इसको लिख देंगे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनटू मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई। तो कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो गई है।
कंजुगेट ट्रांसपोज का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन आई आ चुका है, अतः दिया गया अवयव एक एक अवयव है। तो ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी माना जाता है, केवल पूरा डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड था, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि सिद्ध कीजिए A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दी है, एक एक अवयव है। एक एक अवयव को इंग्लिश में यूनिटरी मैट्रिक्स भी कहते हैं, और जबकि जो आई ये लास्ट में निकल के आएगा इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं इंग्लिश में, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन जैसा ही ये क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन नंबर 33 पिछला क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 34 है। तो ये देखिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। आपके पास मैट्रिक्स ए दी हुई है, आपने इसका पहले कॉन्जुगेट निकाला, आई की साइन चेंज किए, उसके बाद इसका ट्रांसपोज कर दिया, रो को कॉलम कर दिया, तो ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकल आया। अब जो एक एक अवयव यानी कि यूनिटरी मैट्रिक्स की कंडीशन होती है, क्या होती है कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई और यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल लिया, वो यहाँ रख दिया, मैट्रिक्स दी थी वो यहाँ रख दी, और मल्टीप्लाई कर दिया जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, और मल्टीप्लाई करके हमारा 100 बना जाएगा। तो हम कह देंगे कि हाँ a बार टू द पावर t इंटू ए इज इक्वल टू आई है, अतः दिया हुआ अवयव एक एक यानी कि यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। 33 और 34 दोनों एक जैसे क्वेश्चंस थे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट होता है हमारा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। और क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है और कह रहे हैं कि इसका गुणांक अवयव और संवर्धित अवयव लिखिए। कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये देखिए प्योरली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। गुणांक अवयव क्या होता है, ये एक्स वाई जेड के गुणांकों से अगर जो मैट्रिक्स बनेगी वो आपकी गुणांक अवयव कहलाएगी। और इसी में अगर आप कोलन लगा करके और ये कांस्टेंट वाला टर्म भी ऐड कर लें, साथ में लिख दें, तो फिर वो आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ए से शो करते हैं, जबकि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को शो करने का तरीका ए कोलन बी, इस तरह से इसको शो किया जाता है। मतलब पहले आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स पूरी लिखते हैं ये इतनी, और फिर कोलन लगा करके आप बी यानी कि ये वाले टर्म्स जो हैं वो लिख दें, तो आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिल जाती है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 -3 5 ये इस तरह से आपने कोफिशिएंट्स लगा लिए, आपके गुणांक अवयव मिल जाएगा, और आपने ये भी साथ में लिख लिया, तो ये आपका संवर्धित अवयव बन जाएगा। ये एक नंबर में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे दें हम आप करते चले जाओगे। आपके लिए 10 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन बराबर है। लेकिन अगर आप केवल क्वेश्चन देख के जाते हो तो फिर उस केस में आपने अगर 10 क्वेश्चन पढ़े तो आप 10 ही क्वेश्चन तैयार कर पाए हैं, फिर 11वां क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, कंसेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। हमारे जो थ्योरी लेक्चर्स के वीडियो हैं वो इसीलिए थोड़ा लेंदी ज़रूर हैं, लोगों को लगते हैं लेंदी, लेकिन एक बार आप उनको अगर पढ़ डालेंगे, और देखिए आपको और करना ही क्या है, पूरे साल में यही चीज़ तो करनी है। टाइम बचाए वो जिसको और भी काम रहते हैं, फिर एक्स्ट्रा में कुछ वर्क करना पड़ रहा है, लेकिन ये आपका मेन मकसद है इस टाइम पे पढ़ाई करना। तो वो चीज़ अगर आपके दिमाग में आ जाएगी तो आपको केवल 3rd सेमेस्टर ही नहीं पास करना है, आपको आगे भी बढ़ना है और कॉम्पिटिशन्स भी देने हैं। और उसमें ये सब चीज़ें पढ़ने से मैथ्स का मेन फंक्शन तो आपके दिमाग में लॉजिकल पावर मजबूत करना होता है। तो अगर आप वो रट रट के काम चलाएंगे तो आप भी मैथ्स क्या, फिर तो हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं एक तरह से। खैर चलिए, तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि बुक में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। x - 2y + 2z = 3, x + 2y + 3z = 5, यहाँ तक सब ठीक है। 2x - 4y - 5z ये भी ठीक है। यहाँ पर जो बुक में -13 दिया है उसकी जगह पे -12 होना चाहिए। अगर आप बुक जैसा आंसर लाना चाहते हैं तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। तो इक्वेशन सॉल्व करने का कैसा तरीका होता है ये हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवा रखा है आपको, आप वीडियो रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं उसमें किस तरह से डिटेल में समझाया है मैंने। उसको देखने के बाद जब आप इसे देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या है कि समीकरणों को अवयव के रूप में लिखा जाता है। अवयव के रूप में मतलब इसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ये जो एक्स वाई जेड का एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी इसके प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, और इसको पूरे को एक कॉलम मैट्रिक्स बी के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं AX = B के रूप का है। और हम बता दें आपको, इस चैप्टर में आपको जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है ये इन्वर्स के मेथड से सॉल्व करना है, मतलब एडजॉइंट वगैरह निकाल के और इन्वर्स निकाल के सॉल्व करना है। जब हम अगले चैप्टर में बढ़ेंगे तो हमारे पास और तरीके आएंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के,
यानी कि इन्वर्स आप जो है डायरेक्ट तरीके से निकाल सकते हो, दूसरे मेथड से निकाल सकते हो। तो उस केस में जो है वो थोड़ा सा ये क्वेश्चन आसान पड़ते हैं। खैर अभी तो हमें इन्वर्स मेथड देखना है। तो देखिए x इक्वल टू, और a को आप ये मान लीजिए उधर ले गए तो a इन्वर्स हो गया, डायरेक्ट इस तरह से देख लीजिए। अदरवाइज इसकी डिटेलिंग मैं थ्योरी वीडियोस में बता चुका हूँ। तो a को हम उधर ले गए तो x इक्वल टू a इन्वर्स b हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो x क्वेश्चन मार्क था, जो हमें XYZ की वैल्यूज चाहिए, वो तब निकल सकता है अगर आप किसी तरह से a इन्वर्स निकाल लो और उसमें फिर b का मल्टीप्लाई कर दो। b आपको पता ही है ये चीज़ है। तो a इन्वर्स, अब हमारा यहाँ से कॉन्सेप्ट ख़त्म हुआ और अब हमारा काम है a इन्वर्स निकालना। फिर ला करके उसे यहीं पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। जहाँ से आप छोड़ के जा रहे हैं वहाँ पर ही लौट के आना है आपको और वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ऐसा ना हो पेपर में आप इन्वर्स निकालते निकालते थक जाएं और फिर कहें यही तो आंसर था और उसी को आंसर करके चले आएँ। आप ये ध्यान दें कि अभी अधूरा क्वेश्चन रहेगा, a इन्वर्स निकाल के मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। उसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन और होगी, ये मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स का और फिर XYZ कंपेयर करेंगे। जब हम दो मैट्रिसेस तो हमारे स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z निकल आएंगे। चलिए शुरू करते हैं किस तरह से होगा। तो यहाँ पर इसको एक तरह से इन्होंने जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में ये लिखा है डिटेल में। कायदे में ये वाली लाइन जो है वो आपकी पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे आनी चाहिए थी। आव्यूह रूप में लिखने पर ये इस तरह से, ये गुणांक आव्यूह हो गया, ये जो है आपका XYZ हो गया और इधर b हो गया। तो आप लिखेंगे ax इक्वल टू b के रूप का है और x इक्वल टू a इनवर्स b, ठीक है ना। जहाँ आपका a इतना हो गया, x इतना हो गया और b इतना हो गया। देखिए अब इन्वर्स निकालने के लिए क्या है, पहले हम डिटरमिनेंट चेक करेंगे कि वो 0 तो नहीं है। तो देखिए हमने डिटरमिनेंट चेक करी गुणांक आव्यूह की और देखिए वो -36 आई। तो चूँकि डिटरमिनेंट जो है वो 0 नहीं है, अतः व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब व्युत्क्रमणीय है तो आप इसके सहखंडज लिख सकते हैं, सहखंड लिख सकते हैं, कोफैक्टर्स लिख सकते हैं। देखिए आपको ये हम तरीके कर चुके हैं, इसलिए आप इसको खुद ही रेफर करें। इस पूरा स्क्रीन पे आपको सॉल्व होकर दिख रहा है, बस आप प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। और जब ये सारे कोफैक्टर्स निकल जाएंगे तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आपकी इतनी हो जाएगी। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर निकल गई तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा, इसका डैश कर देंगे आप, यानी कि ट्रांसपोज ले लेंगे। तो जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। अब a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a होता है। डिटरमिनेंट आप -36 पहले ही निकाल चुके थे और यहाँ पर आपको एडजॉइंट मिल गया है, तो ये पूरा इन्वर्स a इन्वर्स निकल आया। अब देखिए ये जो इन्वर्स निकला है इसे वापस आपने ले जाके कहाँ रखना है, जहाँ से हम छोड़ के आए थे। ये देखिए x इक्वल टू a इन्वर्स b। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में हम इस वैल्यू को रख लेते हैं। तो समीकरण सेकंड में मान रखने पर आपने a इन्वर्स पूरा का पूरा ये रख दिया। x का मतलब XYZ था और b का मतलब जो है वो 3 5 -12 था। तो आप क्या करोगे, अब आपकी एक मैट्रिक्स इधर है, दो मैट्रिक्स इधर है, तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। जो तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का, देखिए ये 3/3 की है और वो मैट्रिक्स जो है आपकी कितनी है, 3/1 की है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि 3 3 बराबर है। और आएगी मैट्रिक्स कौन सी, 3/1 की, यानी कि 3 रोज होंगी और कॉलम एक ही रहेगा। तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करके ये आ जाएगा और तीसरी रो को तीसरे कॉलम से करके ये आ जाएगा। थोड़ा सॉल्व किया हमने, इस तरह आ गया। 36 से देखिए कट भी रहा है, माइनस भी मल्टीप्लाई कर दिया तो XYZ इक्वल टू -102। अब मेरे पास दो मैट्रिक्स आई हैं यहाँ पे और दोनों ही बराबर हैं, तो इसका मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट्स बराबर होंगे। कहने का मतलब है x -1 के बराबर होगा, y 0 के बराबर और z 2 के बराबर। तो इस तरह से मेरा सॉल्यूशन x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 2 आता है, यानी कि हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से 36 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। और आप देखिए कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसीजर नहीं है, बस थोड़ा लेंदी है। जो ये a इन्वर्स निकालना पड़ता है हमें, ये प्रोसीजर थोड़ा सा जितना था वो क्वेश्चन में और सपोज करके ऐड कर दिया है। तो धीरे धीरे चीज़ें पढ़ते पढ़ते अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि सारी डेफिनेशन सारा सब कुछ यूज़ होने लगा है। अब देखिए 36 के जो बाकी पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम इसी तरह से हैं, लेकिन हम उन्हें एक बार आपके स्क्रीन के सामने लाए दे रहे हैं ताकि आप अगर अपने आप प्रैक्टिस करें और कहीं पे प्रॉब्लम हो जाए तो आप यहाँ से मैच करके उसे लिख लें। मेरा ये वीडियोस बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप सीधे इससे नोट्स बना लें। आप प्रैक्टिस करें, जब कोई प्रॉब्लम हो तो इसको देखें या जनरल व्यू ले लें पहले एक बार और फिर खुद प्रैक्टिस करके उसको देखें। तो प्रैक्टिस मैथ्स में बहुत ज़रूरी है, तो उसको आप कभी ना छोड़ें। चाहे आप जितनी PDF इकट्ठा कर लें, चाहे आप जितने वीडियोस इकट्ठा कर लें, लेकिन जो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में वही स्टेबल फॉर्म में रहेगा। तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, इक्वेशन का सेट दिया है, आपने फिर उसको फॉर लिखा आपने।
आव्यूह रूप में लिखा, देखिए अब इन्होंने सही लिखा है, और Ax इक्वल टू बी फॉर्मेट का है, जहाँ Ax b इतना हो गया। यहाँ से आप x इक्वल टू इनवर्स b लिख सकते हैं। अब इसी में आपको इनवर्स लिखना है। सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट चेक करी, नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें हमने कोफैक्टर्स निकालने शुरू करे। सारे कोफैक्टर जब निकला है कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज लिया तो एडजॉइंट, और एडजॉइंट में डिटरमिनेंट से डिवाइड किया तो A इनवर्स आ गया। बिल्कुल बार बार करिए तो प्रोसीजर बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। और फिर सेकंड में हमने A इनवर्स की वैल्यू जब रखी, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करके ये x वाई जेड इक्वल टू इतना इतना, तो यहाँ से x की वैल्यू 2, y की -1, z की 1, और इस तरह से इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। ऐसे ही हम 36 का थर्ड पार्ट देखें तो फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, फिर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, ठीक है ना। फिर उसका आपने डिटरमिनेंट निकाल के चेक किया, और उसके बाद कोफैक्टर्स निकाल के, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स, एडजॉइंट, इनवर्स निकाल के वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है जब, तो आपका x y z इक्वल टू 1 2 3 आ गया। बिल्कुल सेम क्वेश्चंस चल रहे हैं। आइए चलते हैं 36 के फोर्थ क्वेश्चन पे। फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के हमने ये इक्वेशन नंबर सेकंड लिखी। उसके बाद हमने क्या किया, डिटरमिनेंट निकाली, नॉट इक्वल टू 0 आई। फिर हमने कोफैक्टर्स निकालने स्टार्ट किए, तो फिर उसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स बनी, एडजॉइंट निकला, उससे इनवर्स निकला। वापस जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो हमारा x y z की वैल्यू आ गई। इसके बाद फिफ्थ पार्ट पे आइए, फिर से इक्वेशन वही दिया है। अब मैं प्रोसीजर केवल देख लीजिए बस, मैं ज़्यादा उसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत जब क्वेश्चंस हो चुके हैं इस तरह के। फिर हमने चेक किया कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि इनवर्स निकल सकता है इनवर्स। तो फिर उस केस में हमने कोफैक्टर्स पहले निकाले। कोफैक्टर्स निकालने के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स, एडजॉइंट, इनवर्स बना। स्क्रीन पे सब आपको दिख रहा है, पॉज करके कहीं भी, और आप जो है वो देख सकते हैं प्रोसीजर कि क्या कैसे कहाँ गलती हो गई आपसे। हो सकता है कोफैक्टर निकालने में गलती हो जाए, तो देखिए गलतियों से ही आदमी सीखता है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। A इनवर्स इक्वल टू इतना आ गया। अब उसके बाद हमने सेकंड में वैल्यू रख दी इनवर्स की, ये पूरी की पूरी, इसका दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, सॉल्व करके डिवाइड करके जो भी आया, और उसके बाद आपका ये सॉल्यूशन आ गया 1 2 1। सारे क्वेश्चंस देखिए ऐसे थे कि जो नंबर अंदर बन रहा है बाहर से सीधे सीधे डिवाइड हो रहा है, कोई अटपटा आंसर, मतलब अजीब सा आंसर नहीं आया हमारे पास। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 36 है वो हमारा कंप्लीट होता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, और देखिए निम्न पदों को उदाहरण के साथ परिभाषित करिए। देखिए बोर्ड में कितने आए हैं। ये क्वेश्चन हालांकि बुक में ही मैं दिखा सकता था, लेकिन मैं कहता था बुक में देख लीजिए, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल यही है कि आप डेफिनेशंस को कभी लेट डाउन मत करें। सममित आव्यूह देखिए, विषम सममित आव्यूह 2005 और 6 में पूछा गया। हर्मिशियन विषम हर्मिशियन, हालांकि इनकी डेफिनेशन नहीं आई है। लांबिक आव्यूह, ठीक है, 2004 5 13 14। एकिक आव्यूह 5 7 13 14, देखिए 4 बार बोर्ड में आ चुके हैं। विकर्ण आव्यूह 2007 और 15। त्रिभुजीय आव्यूह 4 5 6 में। सहखंडज, इकाई, शून्य, ये डिफरेंट डेफिनेशन है, और इसके अलावा भी कई सारी डेफिनेशंस हैं, तो आप इससे देख रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं आपके लिए, और पेपर में एग्जाम्पल के साथ आना है उसे, ठीक है ना। तो डिटेल में इसीलिए मैंने पूरा डेफिनेशन, एग्जाम्पल, उसके बारे में जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी बता दी हैं। तो इस क्वेश्चन को आप हमारे जो थ्योरी वीडियोस हैं उनको देख करके कवर कर सकते हैं आराम से, जो जो डेफिनेशन आपको चाहिए। मेरा मतलब बताने का एम ये नहीं है कि केवल आप इतनी ही पढ़ लें, ये तो ये आपको सैंपल के लिए दे दी गई है। बाकी पूरी डेफिनेशन, थ्योरी देखिए पूरी तैयार करिए, कोई उसमें छोड़िए मत, फिर आप देखेंगे आपकी सारी चीज़ें सॉल्व होती चली जाएंगी। अब आप पहले ही, कोई बच्चा ये है कि वो पहले ही देख लिया कि हाँ भाई ये वाली आई है, ये वाली आई, ये वाली और ये वाली, तो मैं यही 4 पढ़ूंगा और सब काम हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होने का। वो अपने आप से धोखा कर रहे हैं। तो ये 37 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। देखिए आव्यूह तथा सारणिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, और 89 और 94 में बहुत पहले आया है, और आने के चांसेस हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना सोच के आप कहें कि अब तो नहीं आएगा ये। तो देखिए इसमें एक तरफ हम लिख लेते हैं सारणिक और एक तरफ आव्यूह, और देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा ये इमेज क्लियर नहीं आई है, लेकिन मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सारणिक n × n संख्याओं की लंब सारणी है। n × n मतलब जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम होंगे, ये इसमें प्रॉपर्टी होती है। मतलब सारणिक जो है डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर होता है। इसमें स्तंभों तथा पंक्तियों की संख्या समान होती है, जबकि आव्यूह में ऐसा नहीं है। आव्यूह m × n संख्याओं की लंब सारणी होती है। आपका रो अलग हो सकता है, कॉलम अलग हो सकता है, बराबर भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जिसमें m पंक्तियां तथा n स्तंभ होते हैं, इसमें पंक्तियों के तथा स्तंभों का बराबर होना आवश्यक नहीं है। देखिए यहाँ पे ये 3/3 का जैसे हमने दिखा रखा सैंपल, और उसको वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है, जबकि यहाँ पे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है मैट्रिसेस।
और इसमें देखिए 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम हैं, तो ये 3/4 की हुई जा करके और यहाँ पे 3/3। तो ये हमेशा स्क्वायर है, ये निश्चित है, लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स आपकी जो है वो 3/3 की भी हो सकती है, 3/4 किसी की भी हो सकती है। इसके बाद देखिए इसी पॉइंट से दूसरा पॉइंट बना दिया है, सारणी किसी सूचना को वर्ग सारणी के रूप में रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखिए वर्ग सारणी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, स्क्वायर होती है। और ये क्या करता है, आयताकार लंब सारणी के रूप में व्यक्त करता है। इसमें क्या हो सकता है, आयत आपका जो, अब देखिए आयत ऐसा भी हो सकता है और आयत जो है वो खड़ा खड़ा इस तरह से भी हो सकता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी हो सकती हैं, स्क्वायर भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते थे वर्गाकार अथवा आयताकार, कुछ भी हो सकता है, वर्गाकार लिखा जा सकता है इसके अंदर, हालांकि लिखा नहीं है। तो इस तरह से ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। देखिए 30 का मान निश्चित होता है, मतलब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे इसकी वैल्यू 30 निकल के आ रही है, लेकिन यहाँ पे इसका कोई मान नहीं होता है। आप मैट्रिक्स की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जब मैट्रिक्स डिफाइन की वैल्यू निकालनी होती है तो डिटरमिनेंट की फॉर्म में चेंज करके वो वैल्यू निकालते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे इन्वर्स निकालते टाइम हम चेक करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक करते हैं कि उसकी डिटरमिनेंट जो है नॉट इक्वल टू 0 हो तो मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर आपने चैप्टर में कहीं कहीं पर निकाली भी हैं डिटरमिनेंट की वैल्यूज़ तो वो मैट्रिक्स ही का ही क्वेश्चन रहा है और उसमें ज़रूरत पड़ी है तो हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल ली है। ऐसा नहीं है कभी भी कि मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल दी है। तो ये इसीलिए लिखा है यहाँ पे, इसका कोई मान नहीं होता है। फिर उसके बाद सारणिक के अवयवों की संख्या n² होती है। भाई n इंटू n, आप देखिए टोटल जैसे यहाँ 3/3 है तो 9 एलिमेंट्स हो गए, जबकि इसमें m इंटू n होगा, नंबर ऑफ रोज और कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे और अगर ये स्क्वायर हो गया तो फिर n² हो जाएगी संख्या। फिर उसके बाद है डिटरमिनेंट में, इसको किसी अदिश से गुणा करने पर किसी एक पंक्ति या स्तंभ के अवयव में गुणा होता है। देखिए ये कुछ मेन चीज़ है। अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आप चाहे 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इस रो के सारे कॉलम में, इस रो के सारे एलिमेंट्स में, या फिर इसमें या फिर इसमें या फिर कॉलम में ले जाओ। लेकिन अगर यहाँ पे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो जितने भी एलिमेंट हैं मैट्रिक्स में, जैसे यहाँ 12 एलिमेंट होंगे 3 इंटू 4, तो सारे के सारे एलिमेंट में उस 3 से मल्टीप्लाई होती है। ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में मेन फ़र्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये है कि इसमें किसी एक पंक्ति या स्तंभ में उभयनिष्ठ को पूरी सारणी के उभयनिष्ठ के रूप में निकाला जा सकता है, जबकि यहाँ पर अगर बाहर आपको कोई चीज़ निकालनी है तो सारे एलिमेंट्स में उभयनिष्ठ हो तभी निकलेगी। देखिए ये 5वें क्वेश्चन से ही बना हुआ है। अगर आप मल्टीप्लाई करने की बात करो, हर एक एलिमेंट में ये मल्टीप्लाई एक रो में हो जाएगा, एक कॉलम हो जाएगा, तो यानी कि एक रो या कॉलम में से कॉमन भी आ सकता है। और यहाँ पे जब सारे में मल्टीप्लाई हुआ जाके तो फिर सारे में से ही कॉमन बनेगा तभी बाहर आएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ थी, मतलब जो 5th पॉइंट से ही रिलेटेड थी। अगला पॉइंट है इसका कि इसे व्यक्त करने के लिए अच्छा नोटेशंस कैसे लेते हैं, तो इसके लिए इस तरह से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, सिंगल जो लाइन है वर्टिकल, और इसे व्यक्त करने के लिए ब्रैकेट्स या स्मॉल ब्रैकेट्स या कर्ली ब्रैकेट्स या फिर डबल वर्टिकल बार्स का यूज़ करते हैं। तो ये नोटेशंस में इसमें यही वाला और ये वाला ही देखने को मिलता है ज़्यादातर, लेकिन आप ध्यान रखिए सारे नोटेशंस ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसा होता है डिफरेंट जगहों पे कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को, जितने अलग ये मान लीजिए ये वाला नोटेशन दे दिया, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये थोड़ा टाइम तो आपका इसी सोचने में लग जाएगा कि आप यू है या नहीं। तो इसलिए ये सारे के सारे डिफरेंसेस थे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो 38 है, लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा कंप्लीट होता है और इस तरह से हमारा पूरा वीडियो भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कितनी आसानी से ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है। कुल मिलाकर के इस सीरीज़ में 4-5 वीडियो बन चुके हैं और तब जाकर के एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व हो पाई है। नो डाउट ये एक लंबी एक्सरसाइज थी, इसलिए इसमें इतने वीडियोस बनाने पड़े, तब जाकर के पूरी सॉल्व हो पाई है। अब आपका पहला चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और अब इसके आगे हम जो है वो शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज का वीडियो जल्द ही आपके सामने लाएंगे। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपने इसका मतलब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि जो भी अपडेट्स इस चैनल पे आएँ वो आपको मिलते रहें। साथ ही साथ मैथ्स की 3rd की लाइव क्लासेस भी चल रही हैं और आप उनको में एनरोल हो सकते हैं। एनरोलमेंट को कोई फ़ीस नहीं है, कोई क्लास की फ़ीस नहीं है, सब कुछ फ्री है। कोई फ़ीस कभी भी किसी तरह की कोई फ़ीस चार्ज नहीं होती है, तो आप उनका फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।